दोस्तों नमस्कार। मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जब हम दीवानी मुकदमा यानी सिविल सूट कोई फाइल करते हैं किसी के खिलाफ, तो हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। और अगर बिना तैयारी के जल्दबाजी में हम कोई मुकदमा दायर कर देते हैं, तो बहुत सारे तथ्य उसमें महत्वपूर्ण तथ्य उसमें छूट छूट जाते हैं और उसमें कानूनी टेक्निकलिटी उत्पन्न होती है और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और हम कभी-कभी मुकदमे को लूज कर जाते हैं, तो हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं है बचता दोस्तों। अब हमको दीवानी मुकदमा या सिविल सूट दायर करने से पहले क्या-क्या तैयारी करनी आवश्यक है, वो आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो बहुत अहम है और दोस्तों आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबाएं जिससे कि नए-नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय-समय पर मिलते रहें दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं हम पार्टीशन सूट के बारे में। बंटवारे का मुकदमा हम कैसे दायर करें, कहां दायर करें, कितनी कोर्ट फीस उसमें लगेगी, किस तरह से निर्णय होगा, किन-किन चीजों की आवश्यकता होती है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्टीशन सूट में प्रॉपर्टी का होना बहुत जरूरी है और प्रॉपर्टी जो है साझेदारी की होनी चाहिए, पैतृक होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी का कोई अकेला मालिक है तो उसमें पार्टीशन सूट दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर्टी में कम से कम दो हिस्सेदार होना आवश्यक है पार्टीशन सूट के लिए, और दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, उनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, किसी फोर फादर्स के नाम है, उनकी डेथ हो गई, उनके बाद उनके बच्चे मालिक हुए, या उनमें से किसी की डेथ हो गई तो फिर उनके बच्चे मालिक हुए, या उनकी भी डेथ हो गई तो फिर उनके बच्चे मालिक हुए, ये एक चेन चली आती है दोस्तों बड़ी लंबी। तो इसमें पार्टीशन सूट के लिए सबसे पहले हमको प्रॉपर्टी के दस्तावेज कलेक्ट करने होते हैं दोस्तों। प्रॉपर्टी के दस्तावेज क्या हो सकते हैं, जैसे अगर खेती की आराजी की जमीन है आपकी, तो आपको खसरा खतौनी ये सब आपको लेने पड़ेंगे और लेखपाल से तहसील से आपको अपना हिस्सा भी उसमें उनको लेना पड़ेगा। वो बताएगा, लिख के देगा कि आपका उस प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा है, जो आपको बताया जाएगा। अगर प्रॉपर्टी आबादी की है और वो प्रॉपर्टी के बेनामे के कागज भी आपके पास होने चाहिए दोस्तों। अगर वो पेपर आपसे कहीं मिस हो गया है बेनामे का कागज, आप उसकी सर्टिफाइड भी कॉपी भी ले सकते हैं। और अगर सर्टिफाइड कॉपी भी आपको नहीं मिल रही है और मूल दस्तावेज अगर पक्षकारों में से यानी कि जो साझीदार हैं उनमें से किसी के पास है, तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के उससे भी आप दस्तावेज की मांग कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अब बात आती है कि संपत्ति का बंटवारा कराने के लिए आप क्या क्या चाहिए। तो पहले मैंने बताया कि जिस संपत्ति का आप बंटवारा कराना चाहते हैं उसके पेपर्स चाहिए। संपत्ति के बंटवारे के दावे में आपको उन सभी लोगों को पक्षकार बतौर प्रतिवादी बनाना आवश्यक है जिनका उस प्रॉपर्टी में हिस्सा है। साथ ही साथ आपको अपने दावे में यह बताना पड़ेगा कि किस व्यक्ति का उस प्रत्येक संपत्ति में या साझेदारी की संपत्ति में कितना हिस्सा है, वो आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों कि ये प्रॉपर्टी आई कहां से, आपको उस प्रॉपर्टी के इतिहास में जाना पड़ेगा। सबसे पहले उस प्रॉपर्टी को किसने परचेज किया, या किसी तरह से उसको वेस्ट हुई, या उसको वसीयत के माध्यम से मिला। सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन था, और उसकी डेथ के बाद उस प्रॉपर्टी के ओनर कौन कौन हुए, जो ओनर हुए उनमें से किन किन की मृत्यु हो गई, उनके वारिसान कौन कौन हुए। ये सारी बातें आपको अपने दावे में लिखनी पड़ेंगी और उसके लिए आपको एक सिजरा, जिसको वंशावली कह देते हैं हम, वो आपको दावे में मेंशन करना पड़ेगा, जिससे कि कोर्ट को आपका हिस्सा तय करने में आसानी हो सके दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि जिस प्रॉपर्टी में
आप हिस्सा क्लेम कर रहे हैं, उसमें आपका हिस्सा कितना है, किस किस का कितना हिस्सा है। तो मान लीजिए दोस्तों कोई प्रॉपर्टी है और अगर उसमें दो हिस्सेदार हैं या तीन हिस्सेदार हैं, मान लो ये तीन हिस्सेदार है उसमें, तो आपको दावे में ये लिखना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी में इतनी मेजरमेंट है इस प्रॉपर्टी का, या इतना रकबा है। अगर बाउंड्रीज है तो वो बाउंड्रीज भी आपको देनी पड़ेंगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कितनी कितनी है, उसका मेजरमेंट कितना है, ये सब आपको दावे में लिखना पड़ेगा दोस्तों। साथ के साथ दावे में आपको यह भी लिखना पड़ेगा कि जो उस प्रॉपर्टी में जितने भी को शेयरर है यानी साझीदार हैं, उन सबका उस प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा है और क्यों है, वो सब लिखना पड़ेगा आपको। कहां से प्रॉपर्टी किसको मिली, इसका कितना हिस्सा है, इसका कितना हिस्सा है, इसका कितना हिस्सा है, वो सारा का सारा हिस्सा आपको उसमें दावे में लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस बात को साबित करने के लिए कि आपका प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा है, वंशावली का देना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब दोस्तों क्या होता है कि अगर मान लो किसी प्रॉपर्टी में चार हिस्सेदार हैं और आपका उस प्रॉपर्टी में 1/4 हिस्सा है, तो आप जब प्रॉपर्टी के बंटवारे का दावा करेंगे तो आप बतौर वादी कायम होंगे और जो अन्य तीन हिस्सेदार हैं उनको बतौर प्रतिवादी कायम किया जाएगा। यहां उनके पास नोटिस जाएंगे, सम्मन जाएंगे प्रतिवादियों के पास में और वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। अगर वो व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा स्वीकार कर लेते हैं कि भाई आपका 1/3 हिस्सा है, ये एडमिटेडली हो जाएगा और ये कोर्ट मान लेगी कि भाई आपका 1/3 हिस्सा है और प्रॉपर्टी में प्राइमरी डिग्री बनाते हुए आपका 1/3 हिस्सा घोषित कर देगी और उसके बाद में कोर्ट के द्वारा फाइनल डिग्री पास की जाएगी। यानी कि बंटवारे के मुकदमे में हमेशा दो डिग्रियां पास की जाती हैं, एक तो प्राइमरी डिग्री यानी प्रारंभिक डिग्री और एक फाइनल डिग्री यानी अंतिम डिग्री दोस्तों, और आपका बंटवारा हो जाएगा दोस्तों। अगर कोई पक्ष यानी डिफेंडेंट ये कहता है कि भाई आपका तो इस प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा नहीं है, ये गलत कहता है, तो वहां जो वंशावली आप मुकदमे में दे रहे हैं अपने में, उसके माध्यम से आप कोर्ट को बता सकते हैं कि देखिए सर पहले ये मालिक था, इसके बाद इनके बच्चे ये मालिक हुए, इनके मृत्यु के बाद ये मालिक हुए और इस तरह से इनका इतना इतना हिस्सा हुआ। वहां आपकी वंशावली दाखिल करने से या वंशावली लिखने से मुकदमे में आपको और आपको ये बताने में सहूलियत होगी न्यायालय में कि आपका इतना हिस्सा है और न्यायालय भी निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि आपका हिस्सा कितना है। अब यह जरूरी नहीं है कि अगर प्रॉपर्टी में चार हिस्सेदार हैं और आपने बंटवारे का सूट फाइल किया है तो चारों का ही हिस्सा अलग अलग कर दे कोर्ट। वहां तीन लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई हम अपनी प्रॉपर्टी को संयुक्त रखना चाहते हैं और इनका हिस्सा अलग कर दिया जाए, तो आपका हिस्सा अलग से कोर्ट घोषित कर देगी और उन तीन लोगों का संयुक्त रूप से हिस्सा रखा जाएगा दोस्तों। डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि डॉक्यूमेंट कहां से प्राप्त करने हैं, डॉक्यूमेंट दाखिल करना आवश्यक है और बिना दस्तावेजी साक्ष्य के समझ लेना कि आपका मुकदमा टिकने योग्य नहीं। अब सपोज करो दोस्तों कि जो दस्तावेज है, मूल दस्तावेज उस प्रॉपर्टी का आपको तहसील से भी नकल नहीं मिल रही है, आपको सब रजिस्ट्रार से भी नकल नहीं मिल पा रही और आपको पता है कि वो मूल दस्तावेज किस पक्षकार के पास है, तो आपको करना क्या है, आपको केवल कोर्ट में एप्लीकेशन सपोर्टेड विद एफिडेविट देनी है कि सर ये जो मूल दस्तावेज है इस प्रॉपर्टी का, ये डिफेंडेंट नंबर या फलाने फलाने व्यक्ति के पास है, लिहाजा इसको आदेशित कर दिया जाए वो मूल दस्तावेज को कोर्ट में पेश करे। अगर न्यायालय आपकी बात से संतुष्ट हो जाती है तो उस व्यक्ति को यह आदेशित कर सकती है कि वो मूल दस्तावेज को कोर्ट में पेश कर दे। अब दोस्तों आती है बात कि जो मुकदमा आपका है वो कहां दायर किया जाएगा। तो बंटवारे का मुकदमा दोस्तों वैल्यूएशन के आधार पर चलता है और वो मुकदमा सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में फाइल किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार में वो प्रॉपर्टी स्थित है जिसका बंटवारा होना है। अब दोस्तों यही आपको बता दूं कि अगर कई सारी प्रॉपर्टियां हैं
और वो अलग अलग न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में है, तो उन सारी प्रॉपर्टियों का एक ही मुकदमा किसी ऐसे न्यायालय में दाखिल किया जा सकेगा जहां कोई भी एक प्रॉपर्टी स्थित है, और उस न्यायालय को उन मुकदमों को सुनने का अधिकारता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अगर पांच प्रॉपर्टी हैं और पांच न्यायालयों के अलग अलग क्षेत्राधिकार में है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप अलग अलग सूट फाइल करें। एक ही मुकदमे से आपका काम चल जाता है। मान लो एक प्रॉपर्टी आपकी कलकत्ता में है, एक प्रॉपर्टी आपकी बंबई में है, एक प्रॉपर्टी आपकी उत्तर प्रदेश में है कहीं, एक प्रॉपर्टी आपकी दिल्ली में है, और सारी प्रॉपर्टियों का आप बंटवारा एक साथ करा सकते हैं, और इन जगहों में से किसी भी एक जगह पर आप जो है सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में उन समस्त प्रॉपर्टियों की बाबत अपना सूट फाइल कर सकते हैं। जब आपका दावा दायर हो जाता है तो आपको क्या कर अदालत क्या देखती है? सबसे पहले कोर्ट को देखना होता है कि जो प्रॉपर्टी है जिसके संबंध में पार्टीशन का सूट फाइल किया गया है वो प्रॉपर्टी कैसी है। यानी पहले तो देखेगी कोर्ट कि वो उसके क्षेत्राधिकार में आता है कि नहीं आता वो मामला। अगर कोर्ट के क्षेत्राधिकार में वो मामला नहीं आता तो कोर्ट आपसे आपके दावे को वापस करते हुए ये कह देगी कि भाई आप सक्षम न्यायालय में अपना मुकदमा दायर करें। और अगर जिस कोर्ट में आपने मुकदमा दायर किया है और वो क्षेत्राधिकार उस पर रखता है तो कोर्ट उस मुकदमे को अपने पास दर्ज कर लेगी। दर्ज करने के बाद में नोटिस सम्मन जाएंगे। नोटिस सम्मन जाने के बाद में डिफेंडेंट से जवाब मांगा जाएगा, और जब वो अपना जवाब दाखिल कर देगा उसमें वाद बिंदु बनेंगे और आपकी साक्ष्य होगी, और साक्ष्य के बाद में जो है कोर्ट अपना निर्णय पारित करेगी। तो कोर्ट को क्या देखना होता है? सबसे पहले क्षेत्राधिकार कोर्ट देखेगी। कोर्ट को यह देखेगी कि ये प्रॉपर्टी पैतृक है और साझेदारी की है, यानी एक से अधिक इस प्रॉपर्टी में साझीदार हैं। अगर कभी कभी देखा जाए तो यह होता है कि प्रॉपर्टी बहुत छोटी होती है और बंटवारे लायक नहीं होती, तो कोर्ट को यह देखना होता है कि भाई बंटवारा तो हो नहीं सकता। तो कोर्ट उन पक्षकारों में से सबसे पहले उन पक्षकारों से यह कहेगा कि हां भाई, अगर आप में से कोई प्रॉपर्टी को खरीदने का इच्छुक है तो वो प्रॉपर्टी खरीद ले। अगर कोई पक्षकार उस प्रॉपर्टी की पर्याप्त कीमत लगा के और प्रॉपर्टी को खरीदने की इच्छा दायर करता है तो कोर्ट प्रॉपर्टी को उसके हक में विक्रय करने का आदेश पारित कर देगी। लेकिन कभी कभी देखा जाता है दोस्तों कि पक्षकारों में से जब यह कहा जाता है कि प्रॉपर्टी आप परचेज कर ले तो बहुत कम दाम लगाता है, जबकि प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज्यादा होती है और पक्षकार कहता है कि भाई वो तो कौड़ियों के दाम में खरीदना चाहता है। ऐसी स्थिति में कोर्ट की ये ड्यूटी है कि कोर्ट जो है एक वैल्यूअर अपॉइंट करेगी और उस प्रॉपर्टी की कीमत का आकलन कराएगी, और उसके बाद कोर्ट कहेगी कि भाई ये कीमत है, इसमें कौन खरीदना चाहता है। अगर उनमें से कोई खरीद लेता है प्रॉपर्टी और उसका जो पैसा आता है उस पैसे को वो साझीदारों के बीच में बांट दे। अगर कोई पक्षकार प्रॉपर्टी को नहीं खरीदता तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को विक्रय करने का आदेश पारित कर सकती है, और जब वो प्रॉपर्टी बिक जाती है उससे जो जो धनराशि गेन होगी उस प्रॉपर्टी से, तो कोर्ट जो है पक्षकारों के बीच उनके हिस्से के अनुसार उस जो रकम को बांट देती है दोस्तों। अब दोस्तों आती है कभी कभी वैल्यूएशन की बात आती है कि भाई उसमें कोर्ट फीस कितनी लगेगी। तो दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रॉपर्टी के संबंध में अगर पार्टीशन सूट फाइल किया जाता है तो उसमें जो वैल्यूएशन होगा वो पूरी प्रॉपर्टी की कीमत पर होगा। यानी अगर कई प्रॉपर्टी है तो सारी प्रॉपर्टियों की कीमत जोड़ के उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक कोर्ट फीस अदा करने का सवाल है, तो अगर वादी ने दावा किया है और उस प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टियों में उसका मान लो 1/3 हिस्सा है, तो जो टोटल प्रॉपर्टी की कीमत आ रही है, एक या एक से ज्यादा संपत्ति है, तो उनका 1/3 हिस्से पर भी उसको कोर्ट फीस अदा करनी होगी।
अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि कोर्ट फीस कितनी अदा की जाएगी। तो दोस्तों हर स्टेट का अपना कोर्ट फीस एक्ट है और उस कोर्ट फीस एक्ट के अनुसार ही आपको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पार्टीशन के संबंध में यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे दोस्तों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई कानूनी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।